डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम एक सीरीज़ पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0 इज। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें बताना है। डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स का, यानी नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसके लिए हमें कंडीशन मालूम है। d > 0 जब हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, और d जब <<0 हो तो नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, या हम कहेंगे नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। और d जब = 0 होता है तब वो 2 इक्वल रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। अब यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या रहेगा? तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं ये होता है b² - 4ac के बराबर। b का वैल्यू अगर हम देखेंगे, यहाँ b का वैल्यू जो है ये -2√6 है, तो -2√6 का होल स्क्वायर क्या लाएगा, -4 जो फार्मूला का है। और a का वैल्यू जो है, यहाँ a का वैल्यू है 3, ये a है, ये b का वैल्यू है, और ये c का वैल्यू रहेगा। और c जो कांस्टेंट है यहाँ ये 2 है, तो सॉल्व करने के बाद -2 का स्क्वायर 4 क्या लाएगा, -2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो 4 आएगा। और इसी तरह √6 के ऊपर स्क्वायर जब आएगा तो वो 6 आएगा, तो 4 6 फिर 24, 6 24 बनेगा, यानी -2√6 का होल स्क्वायर सॉल्व करने के बाद 24 के बराबर आएगा। इसी तरह 4 3 12, 12 2 होता है 24, तो ये भी 24 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ रहेगा, d का वैल्यू यहाँ 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 24 में 24 काटेंगे तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो राइट है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वाबस्ता नेचर ऑफ रूट्स एक्सरसाइज से। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये रियल नंबर से लिया गया है। हमें कह रहा है क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71 यानी 1771 इज़ 7 × 11 × 13। हमें बताना है ये गलत है या सही है। तो इसके लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन 1771 की फैक्टराइजेशन इन्हीं नंबर से, इन्हीं नंबर से जो गिवन है हम इसी से क्या करेंगे। अगर यही रहे या इनमें से कोई ड्रॉप हुआ तब ये फॉल्स रहेगा। अगर यही 3 फैक्टर्स इसके आ गए तब ये सही है। हम 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि 7 से इसको होगा 7 2 14, यहाँ से 17 में से 14 हमने लिए तो फिर 3 रह गए, ये बनेगा 37, 7 5 होता है 35, फिर इसमें 37 में 35 हमने लिए तो 2 रह गए, 2 इसके साथ मिलेंगे तो 21, 7 3 होता है 21। इसके बाद हम 11 से देखेंगे, 11 2 होता है 22, 25 में हमने 22 लिए तो 25 में से 22 जब काटेंगे तो 3 रह जाएंगे, फिर 3 इसके साथ मिल के बनेंगे 33, 11 3 होता है 33। फिर 23 से यहाँ आएगा 23 1 23, तो इसका मतलब यहाँ इसके फैक्टर्स जो रहे 1771 के, वो 7 × 11 × 23 रह गया, न कि 13। यहाँ पर इसने ऑप्शंस में दिए थे 7 × 11 × 13, तो इसका मतलब यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा। फिर से हम चेक कर लेते हैं, 7 2 14, यहाँ से 3 रह गए, 17 में से हमने 14 लिए, 3 रह गए 37 बन गया, 7 5 35, फिर यहाँ से 2 रह गए, 7 3 21, फिर 11 से 11 2 22, यहाँ से फिर रह गए 3, तो 11 3 33, फिर 23 1 23, यहाँ पर यानी इसने 13 छोड़ा था इसके साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो 7 × 11 × 13 इसने जो फैक्टर्स इसके रखे थे प्राइम फैक्टर्स, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 नहीं आ रहा है, यहाँ 7 और 11 के साथ 23 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये AP से लिया गया है। सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स इज फर्स्ट 51 पॉजिटिव, यानी 1 से लेकर 51 तक हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है। तो ये देखिए, ये मैथ की ब्यूटी है। इसके रिलेवेंट में एक और पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा। ये जो पहली बार कंसेप्ट दिया था ये गॉस ने दिया था। गॉस को जीनियस गॉस भी उसको बोलते हैं, वो तब
सेकंड क्लास में पढ़ता था, जब इसने ये कंसेप्ट वजूद में लाया, तो गॉस वाज ओनली 10 years old when he gave the concept of finding the sum of first n natural numbers. इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला इस तरीके से है, n इंटू एन प्लस वन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू sum of first n natural numbers n into n plus 1 divided by 2, that is यहाँ n का वैल्यू मतलब है टोटल है या 51 इंटू 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई भी हो, अगर आपको जनरली 1 से लेकर n तक होंगे तो आप सीधा लिख सकते हो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जनरल फार्मूला जो इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला इसी से डेराइव हुई है। अगर इसी तरह 1 से लेकर 51, यहाँ n का काम 51 कर रहा है, तो 51 इंटू 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 51 इंटू 51 और 1 मिला के 52 कहलाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 2 1s 2 2 26 होता है 52। 26 1s 26, 6 लिखे हमने, 2 कैरी चढ़ेंगे, फिर 26 इंटू 5 हमें देखना है, 5 6 30, 5 2 10, 10 और 3 हो गए 13, 130 और 2 मिला के 132 बनेंगे। तो इसका टोटल सम जो रहेगा यहाँ पर 100, ये जो टोटल सम रहेगा 1326 इसका राइट आंसर है, यानी 1326 सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम रहेगा 1326। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कह रहा है -0.5 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। -0.5 क्या प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो सकता है। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी या रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कहेंगे, ये बिटवीन रहता है 0 and 1, बट इंक्लूडिंग बोथ 0 and 1, यानी 0 भी इसमें आता है। अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और अगर हम श्योर इवेंट की बात करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमें 0 से नीचे भी नहीं जाना है, 1 से एबो भी जाना नहीं है, तो 1 यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन में दिया गया है -0.5 दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन यहाँ रहेगा वो फॉल्स रहेगा, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ऑल सर्कल्स और तमाम सर्कल्स जो है ये क्या होंगे। ये आप याद रखिए, जो भी सर्कल हम छोड़ेंगे इसकी इनकी तो शेप मिलती जुलती होगी, शेप एक ही जैसी होगी, मगर साइज़ डिफरेंट होगा। तो जिनकी शक्ल मिलती है हम इनको जनरली सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो जो भी सर्कल हम छोड़ेंगे, ड्रा करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाँ वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट तब हो सकते हैं ऑल सर्कल्स, जब ये सर्कल्स की रेडियस हम सेम रखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही इसने कहा, यहाँ पर कहीं इसने नहीं कहा है ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस या सेम रेडियस, तब हम इसको कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। मगर जनरली ऑल सर्कल्स होते हैं सिमिलर, तो इसका मतलब जो हमें टिक मारना है या ऑप्शन इसका सही रहेगा वो सिमिलर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सर्कल से रिलेटेड है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल। एक सर्कल जो है, अगर एक सर्कल को बाहर एक पॉइंट से टेंजेंट्स छोड़ने हैं, चाहे इस एंड से छोड़िए या इस एंड से छोड़िए या इस एंड से छोड़िए या इस एंड, जहाँ से आप चाहोगे, तो एक आउटसाइड वाले पॉइंट से हम सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं एक पॉइंट से, जो पॉइंट लाई करता हो आउटसाइड द सर्कल। तो इसका आंसर यहाँ रहेगा 2 टेंजेंट्स हम छोड़ सकते हैं। एक पॉइंट जो आउटसाइड वाला पॉइंट होगा, आउटसाइड वाले पॉइंट से हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट छोड़ सकते हैं। और ये भी बात याद रखें, ये थॉरम भी आपको थॉरम वहाँ पर हैं, टेंजेंट्स जो बाहर से 2 टेंजेंट्स हम छोड़ते हैं ये ऑलवेज इक्वल इन लेंथ होते हैं। अब राइट द फार्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एपी से फिर से ये क्वेश्चन लिया गया है। एपी जो हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। इसके लिए तीनों फार्मूला में 3 फार्मूला दूंगा, तीनों के तीनों याद रखिएगा। अब आपको वहाँ पर चॉइस है, ऑफ कोई भी इनमें से लिख सकते हो। n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ
एन टर्म्स ऑफ AP के लिए फार्मूला है, मगर ये तब यूज़ की जाती है जब हमें पहली टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस और एन का वैल्यू मालूम हो। अब अगर हमें पहली टर्म भी मालूम हो, लास्ट टर्म भी मालूम हो, इफ़ वी आर नोइंग first term as well as the last term, then Sn will be equal to n by 2 a1 plus an। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी दिया गया हो कि पहली टर्म दी और लास्ट टर्म एल में दी गई हो, तब Sn हम n by 2 a1 plus l में भी लिखते हैं। तो तीनों के तीनों फार्मूलास एक जैसे हैं, मगर तीनों से हम आंसर अब यूज़ करना कंडीशन है। यूज़ ये पहली फार्मूला जो मैंने छोड़ी यहाँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP, ये तब यूज़ की जाती है जब हमें पहली टर्म मालूम हो, लास्ट मालूम न हो, और ये तब यूज़ की जाती है जब पहली भी टर्म मालूम हो और लास्ट टर्म भी मालूम हो। अब ये भी तब ही यूज़ की जाती है जब लास्ट टर्म हमें L में दी गई हो। तो तीनों फार्मूलाज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से लिया गया है, मगर यहाँ पेयर में नहीं है, यहाँ सीधा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हमें यहाँ बताया गया क्वेश्चन इस तरीके से है, क्या y माइनस 2x इज इक्वल टू -2, अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 0 और y का वैल्यू 2 देंगे, तो 2 - 2 × 0 जब देखेंगे, y की जगह हमें 2 पुट करना है और x की जगह 0 देना है, तो 2 0 0, तो 2 में से 0 काटेंगे तो +2 आएगा। इसने यहाँ पर लिखा है -2, तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है, ये स्टेटमेंट जिसके ये बराबर लिया गया है, -2 नहीं रहेगा बल्कि +2 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा। अब नेक्स्ट जो है इसमें और है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड्स 1, वैल्यू ऑफ कॉस ए जो है ये 1 से ज़्यादा होता है। अगर हम इस की बात करेंगे, ये असल में इसने एंगल के लिए लिया है। अगर हम ए के लिए जो भी 0 से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर हम cos 0 की बात करेंगे, cos 0 1 के बराबर होता है। अगर हम आगे जाएंगे फिर cos 90 ये 0 के बराबर होता है। इसने कहा ये cos का वैल्यू 1 से एक्सीड होता है। 1 से ज़्यादा, एक्सीड का मतलब हो गया ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होता है। ये 1 से ज़्यादा नहीं है बल्कि ये 1 और 0 के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग 1 भी और इंक्लूडिंग 0 भी। तो इसका मतलब जो यहाँ पर इसने बताया है कि ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड्स 1, तो ये फॉल्स रहेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है, हमें वैल्यू एंगल्स का वैल्यू पुट करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट जो है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऐसे है, हम आइडेंटिटीज़ जो 10th क्लास के अंदर जो यूज़ होती है आइडेंटिटीज़, वो जनरली 3 आइडेंटिटीज़ होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यानी मैंने आंसर भी बता दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आएगा, होता है 1 के बराबर। ये ज़रूरी नहीं है ए होगा, थीटा हो सकता है, थीटा फिर यहाँ पर भी होगा, थीटा हो ए हो, सभी एंगल को ही डिफाइन करता है। इसी तरह फिर यहाँ पर इसने फॉर 0 लेस और इक्वल टू ए लेस और इक्वल टू 90, जैसे मैंने ऊपर बताया, साइन हो या कास हो, इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहेगा। 0 भी इंक्लूड होगा, 90 भी इंक्लूड होगा, और ए का वैल्यू 0 के बराबर भी रहेगा यहाँ पर और 90 के बराबर भी रहेगा। मगर यहाँ कंडीशन ये है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन, साइन के साथ कॉस आना चाहिए और दोनों जगह एंगल सेम होनी चाहिए, तब ये 1 के बराबर होता है। होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा आज का लेक्चर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।